Let's start. Today we will discuss about the visualizing the nations. Before we start this, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. हम अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट नेशनलिज्म. ठीक है, इसमें हमने पहले की पढ़ा कि हाउ जर्मनी बिकम्स नेशनलिज्म एंड हाउ द, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्टार्ट करें यहाँ से. द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली हमने पिछली बार पढ़ा हुआ था. आज हम पढ़ेंगे, उसमें हमने मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली में पढ़ा था कैसे जर्मनी बना, कैसे इटली बना, इसमें नेपोलियन का क्या हाथ था, इसके बाद गैरिबाल्डी कौन थे, इन सभी चीज़ों के बारे में. अब हम आज पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशंस. जैसा कि सबसे शुरू में हमने एक फ़ोटो पिक्चर्स के बारे, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा हुआ था, उसी तरह इसमें भी वो पेंटिंग्स क्या था, वह पेंटिंग्स बेस्ड था विजुअलाइजेशंस पे. मतलब वह इमेजिनरी पेंटिंग था. वह पेंटिंग जिस समय बनाया गया उस समय वह ऐसा कोई घटना नहीं घटी थी, फिर भी उन्होंने, पेंटर ने पेंटिंग बनाई अपने विजुअलाइजेशंस को देखते हुए. इसी तरह अब जब जर्मनी और इटली बन चुका था तो विजुअलाइजिंग द नेशंस, तो अब वह देख रहे थे कि उनका नेशंस कैसा होगा. आज हम वही पढ़ेंगे. Well, it is easy enough to represent a rule through a portrait or a statue. How does one go about giving a face to the nations? कहते हैं कि यह काफ़ी आसान होगा किसी भी चीज़ का, किसी भी देश पे रूल करना, किसके बदौलत, बाय द फोटो, पोर्ट्रेट या फिर किसी स्टैचू की बदौलत. लेकिन क्या ऐसे नेशंस को कोई भी फेस दिया जा सकता है, तो कैसे? आर्टिस्ट इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी फाउंड ए वे आउट बाय द पर्सनिफाइंग ए नेशंस. तो उन समय के जो आर्टिस्ट थे 18th और 19th सेंचुरी के, उन्होंने एक तरीका निकाला कि अपने राष्ट्र को कैसे वह एक दृश्य देंगे. जैसे कि अभी हम लोग अपने भारत माता को देखते हैं. हम लोग कभी भी भारत पिता कहते हैं क्या? नहीं, माता कहते हैं, क्योंकि हम लोग के मन में एक विजुअलाइजेशन बन चुका है इंडिया को लेके, भारत को लेके, कि वह एक हमारी माता है. इसीलिए वहाँ पे आपने कितनी बार उनके पिक्चर्स भी देखे होंगे. तो वह इसी तरह यहाँ पर भी है. तो अगर दूसरे शब्दों में कहे तो दे रिप्रेजेंट ए कंट्री एज इफ इट वेयर ए पर्सन. तो उन्होंने, आर्टिस्ट ने 18th सेंचुरी में यह एक रास्ता निकाला कि अगर दूसरे मायने में कहे तो अगर वह एक कंट्री को एक पर्सन की तरह अगर रिप्रेजेंट कर सके तो ऐसा हो सकता है. नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल्स फिगर. तब उन्होंने राष्ट्र की कलाकृति में, मतलब राष्ट्र का एक चित्र बनाया जो एक फीमेल का फिगर था. द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ. इसमें जो फीमेल बनाया गया था वह इस तरीके से बनाया गया था कि वह किसी भी पार्टिकुलरली किसी भी वुमेन्स का पिक्चर्स नहीं था उस कंट्रीज के, बल्कि इट साउट्स टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन टू कंक्रीट फॉर्म. बल्कि वह जो लेडीज थी वह इस तरीके से बनाई हुई थी, उनको देखने से लगता था कि वह ऐसा लगे जैसा कि वह किसी भी चीज़ से बनी हुई है. दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकम ए एलेगरी ऑफ द नेशंस. और वह जो फीमेल फिगर थी वही अब नेशंस का प्रतीक बन गया, एलेगरी बन गया. यही है वह फीमेल फिगर, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं. Now, you will recall that during the French Revolution artist, यही जो मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर भी वही बताएगा कि जैसा कि अगर हम पीछे याद करें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के समय में आर्टिस्टों ने क्या किया था, फीमेल एलेगरी को पोर्ट्रेट आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक, मतलब वो उन्होंने अपने पोर्ट्रेट में लिबर्टी को इंक्लूड कर दिया, जस्टिस को इंक्लूड कर दिया, रिपब्लिक को, इन सभी को एक एलेगरी फीमेल के तौर पे रिप्रेजेंट किया था. जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने देखा होगा, उसमें एक लेडीज मसाले के खड़ी रहती है. तो वो कोई लेडीज थी नहीं एक्चुअली वह एक पोर्ट्रेट बनाया गया था किसी भी पेंटर्स या फिर किसी भी ऐसे आदमी के द्वारा, और उसमें एक फीमेल एक मशाल लेके खड़ी रहती है जो कि जस्टिस की मांग कर रही है. उसी तरह
These ideals were represented through specific objects और symbols, और यह जो उनके मन की आइडियाज थे या इनके द्वारा लोगों के प्रभावित करते थे, लोगों को दर्शाया करते थे। As you would remember, जैसा कि आपको याद होगा कि the attribute of liberty as the red cap, जैसा कि आपने याद होगा कि एट्रीब्यूट जो लिबर्टी का था वह क्या था, रेड कैप था और ब्रोकन चेन था। वेल जस्टिस इज जनरली ए ब्लाइंड फोल्ड वोमैन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेविंग स्केल्स, मतलब जैसे कि आप देखे होंगे कि लिबर्टी की जो भी आती करती है उनके ऊपर रेड कैप होता है और हाथ में टूटा हुआ चेन, जबकि जो जस्टिस की लेडी होती है, न्याय की जो मूर्ति होती है, उसके ब्लाइंड फोल्ड होते हैं उस वुमेन के, मतलब उनकी आंखें पट्टी से बंधी होती है और उनके हाथ में एक तराजू रहता है, वही वेविंग स्केल। सिमिलर फीमेल एलेगरी, इसी तरह एक ऐसे फीमेल एलेगरी को बनाया गया, खोजा गया आर्टिस्ट के द्वारा 19th सेंचुरी में, जो कि उनके राष्ट्र को दर्शाएगा। फ्रांस की बात कर ले तो फ्रांस में वह कौन थी, सी वाज द क्रिस्टियंस मैरियानी, उन्हें क्या नाम दिया गया, क्रिश्चियंस मैरियाने, ए पॉपुलर क्रिश्चियंस नेम, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियंस नेम था, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपुल्स नेशन, वह क्या दर्शाती थी, वह लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को दर्शाती थी। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वेर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबरल एंड द रिपब्लिक, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनकी जो भी महत्वाकांक्षाएं थी वह लिबरल और रिपब्लिक के तौर पे थी। और जैसे कि हमने पहले भी देखा कि लिबरल कौन था, जिसके रेड कैप हो और उनका ट्राई कलर हो एंड कोकेड हो, इस फिगर में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर में रेड आती है, इसके अलावा ट्राई कलर है एंड कोकेड है। Statue of Marine were erected in public square to remind the public of the nation symbol of unity, और स्टैचू ऑफ मेरीन को, इस स्टैचू को ज़्यादातर जगहों पे लगाया गया जिससे कि लोग को इनको देख के उनके मन में राष्ट्रीय एकता की भावना जगे, और टू परस्यूड देम टू आइडेंटिफाई विथ इट, और साथ में उनको मनाया जाए इसके बदौलत कि मेरीन इमेजेस वेयर मेक ऑन क्वाइन एंड स्टैम्प, और इसीलिए मेरीन के इमेजेस को वहाँ के क्वाइन, वहाँ के स्टैम्प, इन सभी पे बनाएगा। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी की बात कर ले तो कहीं कहीं गांधी जी के पुतले लगा दिए जाते हैं, क्यों, एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, एज ए सिंबल ऑफ ट्रुथ। उसी तरह हमारे यहाँ पैसों पे भी या फिर डाक स्टाम्प पे भी, इन सबों पे भी गांधी जी का फोटो रहता है। इसी तरह जर्मनी बिकेम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशंस, तो जर्मन राष्ट्र के जर्मनी एलेगरी बन गए, मतलब कि वहाँ के जो प्रतीक था वो जर्मन था, जर्मीनिया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मीनिया वियर ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यह जो मेन फोटो है यह जर्मीनिया का है, जिसमें अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो इन्होंने लीव्स का एक क्राउन पहना हुआ है। यह कौन सा लीव्स है, ओक लीव्स है। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, जर्मन के हिसाब से यह जो ओक है यह वहाँ के हीरोइज्म को दर्शाता है। तो इसमें मीनिंग ऑफ द सिंबल्स की बात करें तो जो ऊपर में हमने ब्रोकन चेन पढ़ा, ब्रोकन चेन मतलब क्या, बीइंग फ्रीड, मतलब कि अब वह स्वतंत्र हो चुका है। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल्स, ये जर्मन एम्पायर का एक सिंबल्स हुआ करता था जो उनकी ताकत को दर्शाता था। क्राउन ऑफ ओक लीव्स मिस, हमने अभी देखा जर्मनी का मानना था कि उनके जो ओक लीव्स होते हैं वह क्या होते हैं, हीरोइज्म के प्रतीक होते हैं। स्वार्ड क्या बताते हैं कि वह हमेशा फाइट के लिए रेडी है। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वार्ड, और यह स्वार्ड के आसपास जो ओलिव ब्रांच है यह दिखाते हैं कि वह साथ ही साथ, मतलब वह जो फाइट के लिए रेडी तो है लेकिन साथ ही साथ वह शांति स्थापित करने के लिए भी तैयार है। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, यह जो पीछे का 3 कलर का जो तिरंगा है, मतलब ब्लैक, रेड और गोल्ड का जो ट्राई कलर है, यह फ्लैग लिबरल नेशनलिज्म 1848 में किया गया था। बाद में इसे बैन कर दिया गया डच के द्वारा जर्मन स्टेट्स में। और यह जो रेज ऑफ सन है, ये पूरे ऊपर से यह बताता है कि अब एक नए सिरे से शुरुआत हो रही है, नई सुबह होती जा रही है। इस फिगर में आप देख सकते हैं द फॉलन जर्मीनिया जूलियस ह्यूबरनर 1850,
मतलब वह जो जर्मनिया कौन थी, वह एक नेशंस के प्रतीक के तौर पे जिसे हम लोगों ने लिया हुआ था। और इस फिगर में देखिएगा जर्मनिया गार्डिंग द राइन, जर्मनिया क्या कर रही है, राइन्स को गार्ड कर रही है। कैसे, देखिए हाथ में शील्ड है, एक हाथ में स्वॉर्ड है, ही इज रेडी फॉर फाइट, एक्चुअली सी इज रेडी फॉर फाइट। तो विजुअलाइजेशंस ऑफ नेशंस इतना ही था, लेकिन यहाँ पे विजुअलाइजेशंस ऑफ नेशन इतना ही इसलिए था क्योंकि इसमें बस इतना दर्शाना चाहते थे कि किसी भी राष्ट्र पे राज करना, मतलब वहाँ की शासन चलाना उतना आसान नहीं है जैसे कि हम सोचते हैं। इसके लिए हम सभी को एक ही किसी कॉमन चीज़ों में, कॉमन सब्सटेंस में हमारी भावना विश्वास होना चाहिए। इसके लिए पोर्ट्रेट्स ने क्या किया कि सभी को, जैसे हमारी बात कर ले, हम लोग अपनी के देखें तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास भगवान पे है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने भगवान को एक मूर्त दे रखा है, एक आकृति दे रखी है। इसी तरह पोर्ट्रेट भी चाहते थे जो इस जर्मन अति के, कि वह जो नेशंस को प्रदर्शित करे, उसके लिए वह क्या करे, जर्मनी नेशंस के नेशनल सिंबल के तौर पे एक पोर्ट्रेट को आकृति दे। तो यही विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन था। आज हम इस चैप्टर को लास्ट करेंगे, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म आप लोग जानते हैं राष्ट्रीयता, एंड इम्पेरियलिज्म आगे पढ़ेंगे, लेकिन इम्पेरियलिज्म मतलब होता है जो अपोजिट हो नेशनलिज्म का, मतलब जो राष्ट्र के विरुद्ध नहीं बल्कि अपने जो चाहे अपनी हमेशा भलाई चाहता है उसे इम्पेरियलिज्म कहते हैं। By the last quarter of 19th century, nationalism so no longer retain its idealistic liberals। कहता है कि 19th सेंचुरी के अंत तक जो नेशनलिज्म था वह अब उतनी लंबे तक, मतलब वह जो चाहता था जिस तरह का लिबरल होना, उतना नहीं हो पाया। डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, इसके पहले से हाफ में लोगों में डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स आए, लेकिन बिकेम ए नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स, लेकिन बहुत जल्द ही यह खत्म हो गया ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी समय जो नेशनलिज्म ग्रुप थे वह धीरे धीरे बढ़ने लगे और इनटॉलरेट ऑफ ईच अदर एंड एवरी रेडी टू गो टू द वार, और वो सभी अब एक दूसरे से ही वार करने के लिए तैयार होने लग गए। द मेजर यूरोपियन पावर, और इन सभी के बावजूद जो सबसे बड़ा यूरोपियन पावर होते थे वह इन टर्म्स मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपुल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पेरियलिस्ट एम। अब जो सबसे पावरफुल मेजर यूरोपियन पावर था वो अब क्या करते थे, इन सभी को बहला फुसला के, मतलब भटका के, इनको नेशनलिज्म एस्पिरेशन से भटका करके वह इनका यूज करके अपनी जो उनकी एम थी इम्पेरियलिस्ट की एम को, उसको वो एस्टैब्लिश करने में लगा देते थे। अभी हमने पढ़ा कि नेशनलिज्म और दूसरा एम्पेरियलिज्म। एम्पेरियलिज्म वही लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने एम्स को पूरा करते हैं। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called Balkans। जो इन सभी घटनाओं के कारण जो सबसे बड़ा सीरियस एरिया उभर के आया है पूरे यूरोप में 1871 के बाद, वह कहलाया बल्कन्स। बल्कन्स क्या थे? बल्कन्स वाज द रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया। बल्कन्स वह रीजन था जो भौगोलिक तौर पे और इथनिक तौर पे काफ़ी वेरिएशन था, मतलब काफ़ी भेदभाव थे, काफ़ी अलग था। जैसे अभी हम लोग के यहाँ देखें तो हम लोग के यहाँ भी वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। ऑल स्टेट्स हैव इट्स ओन मदर टंग्स, इट्स हैव ऑल ओन, सबकी अपनी अपनी संस्कृति सभ्यता है, इसलिए तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन थी। आज के डेट में बात करें तो बल्कन वह एरिया है जो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सारी चीज़, ये सारे लोग इसमें आया करते थे बल्कन्स एरिया में। स्लोवेनिया आपको याद होगा, नहीं तो फिर आज के करंट अभी की जो चलता है कोरोना वायरस, स्लोवेनिया एक अभी दुनिया का सबसे पहला देश है जिन्होंने अपने आप को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया। वे आर ब्रॉडली नोन एज द स्लेव्स, और इन सारे एरियाज में जो भी लोग रहते थे उन्हें स्लेव्स के नाम से जाना जाता था। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कन्स वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। एक लंबा, मतलब एक काफ़ी बड़ा पार्ट जो बल्कन्स का था वह ऑटोमन एम्पायर के अंदर में आता था।
और द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड द रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। यहाँ पे बहुत सारे लोगों में रोमांटिक नेशनलिज्म, मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, रोमांटिक नेशनलिज्म मतलब क्या, देशभक्ति की भावना बल्कन्स में आया है। इसके साथ साथ लोगों में अब खुद के जो ऑटोमन एम्पायर के थे उसके प्रति काफ़ी भेदभाव होने लगे, जिसकी वजह से यह एरिया काफ़ी ज़्यादा खुला, एक्सप्लोसिव हुआ, मतलब लोगों के बीच में जानने को आया। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी, लेकिन जैसे 19th सेंचुरी के मध्य में द ऑटोमन एम्पायर हैज साउट टू स्ट्रेंथ इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशंस एंड इंटरनल रिफॉर्म। लेकिन 19th सेंचुरी के दौरान ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को और मजबूत तब बनाया जब, किसके कारण, अपने आप को मॉडर्न करके और कुछ अपने अंदर में रिफॉर्म करके, मतलब बदलाव करके, बट विद वेरी लिटिल सक्सेस। लेकिन यह काफ़ी अच्छा नहीं रहा, इसका फल काफ़ी अच्छा नहीं रहा। वन बाय वन, एक एक करके इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल। एक एक करके उनके जितने भी यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट थे, मतलब यूरोप के जितने छोटे छोटे भागों पे उनका कब्जा था, वह धीरे धीरे वह अब उनके कंट्रोल से बाहर चला गया, जाते गया, और वह धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करते चले गए। The Balkans people based their claim for independence on political rights or nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। और यह जो बल्कन्स लोग थे, इन्होंने भी अब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। राजनीतिक उनकी जो भी अधिकार थे राष्ट्र के प्रति, उन सभी को यूज करने लग गए, और वह यह भी दर्शाने लग गए, प्रस्तुत करना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे कि वह एक समय में आज़ाद थे, इंडिपेंडेंस थे, और लेकिन कुछ मतभेद, आपसी मतभेद के कारण फॉरेन के जो पावर्स है वो आके उन्हें फिर से गुलाम बना लेते थे, मतलब उनके ऊपर राज करने लग जाते थे। Hence the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence। इसी की वजह से अब जो भी क्रांतिकारी लोग थे, राष्ट्रीय क्रांतिकारी लोग बल्कन्स में, उन्होंने अब किया कि अब हम संघर्ष करेंगे और हमारी जो खोई हुई आज़ादी है, जो काफ़ी समय पहले से खो गई, उन्हें हम वापस पाएंगे। As a different Slavic nationalists struggle to define their identity and independence, और वो अपने आप को एक अलग ही स्लैविक नेशनलिस्ट, मतलब राष्ट्र बनाने की आती में अपने आप को अलग ही राष्ट्र घोषित करने, अपने आप की अलग पहचान, अपनी आज़ादी के लिए वो लोग स्ट्रगल करने लगे। द बल्कन्स एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसी की वजह से जो बल्कन का एरिया था, यह एक ऐसा एरिया बन चुका था, जो कि डाइवर्स वेरिएशन होने की वजह से यह एरिया काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया था। मतलब यहाँ पे कौन क्या सोच रहा है यह किसी को पता नहीं था, सभी के सोच अलग अलग थे, वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा था। कोई हर एक आदमी एक एम को टारगेट नहीं कर रहा था। The Balkan states were fiercely jealous of each other। चूँकि इसी की वजह से, चूँकि बल्कन स्टेट्स के जो भी लोग थे वह एक दूसरे से जलते थे, एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी टू द एक्सपेंस ऑफ अदर। और हर एक यह चाहता था कि उसकी जो राज्य है, मतलब उसकी जो अधिकार है वह बढ़े और लोग और दूसरे से ज़्यादा हो। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकम्स द बल्कन्स ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर रिवेलरी। यह जो मैटर था यह और तब जाके गड़बड़ा गया, मतलब और तब जाके काफ़ी कॉन्फ्लिकेटेड हो गया जब बल्कन्स ने क्या किया, बल्कन्स भी एक बिग पावर रिवेलरी बन के उभरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस काल में देयर वाज इंटेंस रिवेलरी एमोंग द यूरोप पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनियल एज वेल एंड नेवल एंड मिलिट्री माइट। और जब यह बिग पावर बन के उभरी, उस समय यूरोपियन पावर्स में खूब काफ़ी उनके अंदर, मतलब यूरोपियन जितने भी कंट्रीज थे उसके खुद में लोगों में मारपीट थी, ट्रेड को लेकर के, कॉलोनीज को लेकर के, नेवल्स को लेकर, मिलिट्री माइट को लेकर। ट्रेड मतलब यहाँ पे व्यापार को लेकर के, रहन सहन, घर द्वार को लेकर के,
नेवल शिप्स, जितने भी मरीन्स हैं इन सभी को लेकर के, साथ में उनके जो सेना थे उनको लेकर के। द rivalries were very evident in the way the Balkans problems unfolded। और ये जो rivalries थे इनके लिए यह रास्ता काफ़ी आसान था कि वो बाल्कन्स के जो प्रॉब्लम है वह उन्हें ख़त्म कर दे। ईच पावर, हर एक पावर मतलब हर एक ताकतवर देश जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, एस्ट्रो हंगरी, वे सब अब ताक में थे कि काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बल्कन्स। वह सब अब यह सोच रहे थे कि जैसे ही बल्कन्स की खत्म होगी अब हम उस पर चढ़ाई करेंगे, मतलब अब उसे हम अपने टेरिटरी में मिला लेंगे। एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और वह अपने एरिया को बढ़ा लेंगे, अपनी टेरिटरी को बढ़ाएंगे। दिस लीड टू ए सीरियस ऑफ वार इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा मतभेद छिड़ा, लोगों के बीच में लड़ाई की समय आ गया, अब लोग लड़ने लगे, वार छिड़ गया, और यही जो वार है यह फर्स्ट वर्ल्ड वार बन के उड़ी। यह जो मैप है यह मैप दिखाती है कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर इन सभी के ऊपर हावी था। नेशनलिज्म एलाइज्ड विथ इम्पेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1940। लोगों के बीच में जो राष्ट्रीयता की भावना था वो भी अपने इम्पेरियलिज्म के साथ, मतलब राष्ट्र को आज़ाद तो करेंगे, साथ में हम अपनी टेरिटरी को और बढ़ाएंगे, हम अपनी ताकत को और बढ़ाएंगे, जिसके वजह से यूरोप में 1914 में काफ़ी बड़ा डिजास्टर आया। बट मीनविल, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर इन 19th century began to impose imperial domination। इसी की वजह से बहुत सारे जो भी कंट्री वर्ल्ड के थे जिस पे कॉलोनियल रूल्स हो चुका था, यूरोप के द्वारा रूल किया जाता था 19th सेंचुरी की शुरुआत में, उन्होंने अब अपोज करना शुरू कर दिया इंपीरियल डोमिनेशन, मतलब जो राजगद्दी थी यूरोपियन आती की उसके विरोध में। द एंटी इम्पेरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट। यह जो एंटी इम्पेरियल मूवमेंट था, मतलब जो राजगद्दी के विपरीत में, अपोजिट में जो मतलब क्रांतिकारी जो भी स्ट्रगल करते थे, यह सभी धीरे धीरे नेशनलिस्ट के लिए किया जाता था। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, यह सोचते हुए कि वह इनसे आज़ादी लेने के बाद अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करेंगे। एंड वेयर इंस्पायर्ड बाय ए सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशन यूनिटी, और यह जो था यह इंस्पायर था तक किससे कि वह आज़ादी के बाद एक दूसरे के साथ मिलके एक बड़ा राष्ट्र बनाएंगे। फोर्स इन कन्फ्रंटेशन विथ इम्पीरियलिज्म, और अपने ये जो राज्य है यूरोपियन जो राजशाही है उससे बाहर निकलने के बाद यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वेयर नाउ वेयर रिप्लिकेटेड, और अब जो यूरोपियन आइडिया थे राष्ट्र के वह अब खत्म होते चला गया। फॉर पीपुल्स एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, और अब लोग जो जहाँ पे थे वह अपने तरीके से अपने विचार के हिसाब से राष्ट्रीयता को मानने लगे। बट द आइडिया दैट द सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्ट एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन यह जो आइडिया था, किस चीज़ का आइडिया, कि कोई भी एक नेशन या फिर स्टेट हमेशा एक दूसरे के साथ मिलके एक सोसाइटी को मिलके रखेंगे, बनाएंगे। यह जो आइडिया था यह हमेशा लोगों के मन में, जिसके मन में नेशनलिज्म आता था उसके मन में ऑटोमेटिकली नेचुरली आ जाया करता था। तो आज चैप्टर 1 खत्म हुआ। इसका आज आप एक्सरसाइज बनाएंगे, जितने भी क्वेश्चन है ये अब हम लोगों ने सारे के सारे चैप्टर्स कर लिए। सो दिस इज द एंड।